लास्ट लेक्चर में हमने टिम्बर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया था। अभी हम पढ़ेंगे टिम्बर बीम्स के बारे में, राइट। अब टिम्बर बीम्स पे जाने से पहले सबसे पहले हमें वर्किंग समझनी पड़ेगी बीम की क्या होती है, राइट। अगर मैं सिर्फ बात करूँ बीम की, देखो अगर ये समझ में आ गया ना तो फिर मटेरियल कोई भी, चाहे आप टिम्बर बीम डिजाइन कर रहे हो या आरसीसी बीम डिजाइन कर रहे हो या स्टील बीम डिजाइन कर रहे हो, बीम का बिहेवियर बिल्कुल सेम रहता है, राइट। और वो हमें समझ में आएगा जब हम बीम पर लोड लगाएंगे, क्योंकि हम बीम बना ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर कुछ लोड आने वाला है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जब हम लोड लगाते हैं बीम में तो बीम कैसे रिएक्ट करती है, तो हमारा डिज़ाइन आसान हो जाएगा, राइट। तो सपोज एक सिंपल सी मैं बीम ले लेता हूँ ये। अब मैंने क्या किया, पॉइंट लोड लगाया, राइट। लोड कोई भी हो सकता है यूरियल लग रहा हो। आपने क्या किया, पॉइंट लोड लगाया इसमें। अब जैसे ही आप पॉइंट लोड लगाएंगे ये बीम क्या करेगी, बेंड करेगी, राइट। इसी को आप क्या बोल देते थे, बेंडिंग। इसी को क्या बोलते थे, बेंडिंग। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना शुरू करना। बेंडिंग एक चीज़ है, लेकिन मैं एक एक टर्म्स के बारे में अलग से डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको जो बीम की वर्किंग है ना वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे ही मैंने लोड लगाया तो जो सबसे विजिबल मुझे दिखा वो दिखा डिफ्लेक्शन, और इस डिफ्लेक्शन से आपने पता किया कि जो बीम है वो बेंड हो रही है, राइट। और इसीलिए जो बीम्स हैं इन्हें हम फ्लेक्सुरल मेंबर भी बोलते हैं, फ्लेक्सुरल मेंबर्स। और फ्लेक्सुरल मेंबर्स का मतलब क्या होता है, मेंबर्स जो फ्लेक्स कर सके, मतलब जब लोड लगाओ आप तो क्या कर सकें, फ्लेक्स कर सकें। और इसी फ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेंडिंग। इसी फ्लेक्स को क्या बोल देते हैं, बेंडिंग बोल देते हैं, राइट। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। ओके देखो यहाँ तक तो समझ में आ गई बेंडिंग हो रही है, लेकिन आप कैसे बताओगे कि कितनी बेंडिंग हो रही है। जबकि ये कितना वर्ड आ जाता है ना तो हमें इसको बताना पड़ता है नंबर से। मतलब कि अगर आप बेंडिंग का कोई मैग्नीट्यूड बता दो तो मैं समझ पाऊंगा कि कितनी बेंडिंग हो रही है, राइट। वरना आप बोलते रहोगे कम बेंडिंग हो रही है, ज़्यादा बेंडिंग हो रही है, उससे कुछ पता नहीं चलता, राइट। लेकिन अगर आप मुझे एक नंबर दे दो, मतलब बेंडिंग का मैग्नीट्यूड दे दो, तो मैं बता पाऊंगा कि इसको कैसे रजिस्ट करना है, या फिर जो मटेरियल है वो इसको रजिस्ट कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और उसी नंबर को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट वो टर्म है जो बेंडिंग के बारे में आपको बताता है कि इस मैग्नीट्यूड का बेंडिंग है, राइट। और वो ऑब्वियसली किस पार्ट पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने डिस्टेंस पर आप कहाँ पर बेंडिंग देखना चाहते हो, राइट। देखो पूरे बीम में बेंडिंग देखने से बेटर है कि हम बात करें मैक्सिमम बेंडिंग की। इसकी बात करें मैक्सिमम बेंडिंग की, तो इसके लिए हमें दो चीजें पता करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा और वो किस पॉइंट पर है। और ये आप पढ़ चुके हो, है ना। आपको याद होगा कि सपोज अगर सिल्की सपोर्टेड बीम है और मैं यूरिया लगा रहा हूँ तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/8 होता है। अगर मैं पॉइंट लोड लगा रहा हूँ, जैसे ये सपोज पॉइंट लोड है और लेंथ कितनी है, L, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, PL/4। ये सब आप पढ़ चुके हो, राइट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर जैसे ही आपने लोड लगाया तो क्या हुई, बेंडिंग हुई, और बेंडिंग कितनी हुई ये बताने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट पता करना पड़ेगा। अब बिकॉज हम हर पॉइंट पे करने से अच्छा मैक्सिमम निकाल लें तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, उसका आपको फॉर्मूला भी देना है, राइट। ये तो हुआ लोड के बारे में। ये हुआ कि लोड इतना इम्पैक्ट डाल रहा है। सपोज अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ इसका 20 किलो न्यूटन मीटर, तो मुझे ये पता चला कि जब मैंने लोड लगाया तो 20 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। अब बात आती है कि ये बेंडिंग मोमेंट क्या आपका मटेरियल रजिस्ट कर पाएगा, और यहीं से मेरे पास एक दूसरा टर्म आता है जिसे मैं बोलता हूं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। आई गेस यहां तक दिख रहा है आपको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, ओके। अब देखो हमारे सपोर्ट का ये है, दो लोगों की फाइट है, लोड की और मटेरियल की। हम लोग तो व्यूअर हैं, हम बस देख रहे हैं, आगे मजे ले रहे हैं, है ना। फाइट किसकी चल रही है, लोड की और मटेरियल की। मटेरियल ने कहा कि मैं इस बीम को फेल होने से बचाऊंगा, राइट। लोड ने कहा कि मैं इस मेंबर को फेल कर दूंगा, ओके। तो लोड ने अपना काम किया, बेंडिंग स्टार्ट की और उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट आया। मटेरियल ने कहा कि मैं इस मोमेंट को रजिस्ट करूंगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। Moment of resistance is nothing but the resistance offered by the material for bending moment. क्लियर है, बहुत ही सिंपल समझ में आ रहा है, ओके। अब ये तो बात समझ में आ गई कि लोड पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब बेंडिंग की वजह से अगर मूवमेंट आ रहा है तो जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी बेंडिंग स्ट्रेसेस ही रजिस्ट करना चाहिए, राइट। देखो ये मूवमेंट किसकी वजह से आ रहा है, बेंडिंग की वजह से, यानी इसमें कौन सी स्ट्रेसेस जनरेट हो रही होंगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये भी आप पढ़ चुके हो, है ना। अगर किसी को स्ट्रेस याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, जब भी कभी हम लोड लगाते हैं तो उस
उस लोड का रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी और मेंबर, राइट, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस। और स्ट्रेस इंटरनल होता है, इसीलिए यहीं पर बोल देते हैं दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूं, है ना, तो ये बाहर निकल के थोड़ी नहीं मुझे थप्पड़ मारेगा, राइट। ये क्या करेगा, अंदर से इस लोड को रजिस्ट करेगा। जब ये अंदर से इस लोड को रजिस्ट करेगा तो वो क्या हो जाता है, इंटरनल, जो स्ट्रेस का डेफिनेशन हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी। तो इसमें जैसे बेंडिंग हुई तो अंदर से बेंडिंग को रजिस्ट करने का ट्राई करेगा मटेरियल, तो क्या आएगी यहाँ पर, बेंडिंग स्ट्रेसेस। और बेंडिंग स्ट्रेसेस का फॉर्मूला आपको पता है, आपने बेंडिंग इक्वेशन डिराइव कर रखी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, राइट। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ओके, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, और ये क्या होता था, m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y, राइट, m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। तो यहाँ से अगर मैं इस मूवमेंट की बात करूँ, ये वाला जो मूवमेंट है ये अब बन जाएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये मटेरियल की वजह से आ रहा है, राइट। सो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा i अपॉन y। और ये जो i अपॉन y टर्म है ये आपको पता है क्या होता है, ये i y और ये होता है सेक्शन मॉडुलस। क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस, और इसको डिनोट करते हैं g से। तो m इज इक्वल टू आ जाता था सिग्मा इंटू जी, m इज इक्वल टू क्या आ जाता था, सिग्मा इंटू जी, राइट। यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि मैं यहाँ से अब थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से वापस से स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हम ये देख रहे हैं कि जब हम फ्लेक्सुरल मेंबर्स में लोड लगाते हैं तो उस लोड का इम्पैक्ट क्या क्या आता है। तो उसमें मुझे सबसे पहला पता चला बेंडिंग। सबसे पहला क्या पता चला कि भाई बेंडिंग तो होगी ही होगी, राइट। बेंडिंग तो मेंबर में होगी ही होगी अगर आप लोड लगाओगे, और वो दोनों टाइप तरफ से क्या है, फिक्स है या फिर नहीं भी है, आपका कैंटिलीवर बीम भी है तब भी बेंडिंग होगी। और उस बेंडिंग की वजह से बेंडिंग मूवमेंट आएगा, और उस बेंडिंग मूवमेंट को मटेरियल रेजिस्ट करेगा, जिसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और बिकॉज ये बेंडिंग स्ट्रेसेस की वजह से आया है, तो हमने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले डिराइव किया बेंडिंग इक्वेशन में, m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। यहाँ पर सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, इसलिए इसे सिग्मा b और सिग्मा t से भी लिखते हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूँ, यहाँ से वापस से स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैं टिम्बर बीम या स्टील बीम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बीम की बात कर रहा हूँ, राइट। सो हमें ये क्या पता चला कि जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ये आता था हमारे पास सिग्मा बी इंटू जी, एंड जी क्या है, सेक्शन मॉडुलस, राइट। नाउ अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अब क्या ये तो हमने प्रूफ किया था रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, अगर आपको याद हो ये जो फॉर्मूला प्रूफ हुआ था, ये प्रूफ हुआ था किसके लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। आपने रेक्टेंगुलर सेक्शन की बीम मानी थी और उसके लिए फॉर्मूला प्रूफ कर दिया था। लेकिन क्या सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शन की बीम्स बनेगी? अब अगर यहाँ पर हम मटेरियल की बात करते हैं तो स्टील में भी आई सेक्शन की बीम बनती है, टी सेक्शन की बीम बनती है, टिम्बर बीम बनती है, बॉक्स सेक्शन भी बनता है टिम्बर में, राइट। क्या क्या होता है थोड़ी देर में और डिस्कस कर लेंगे इसे, बट थोड़ा ये समझ में आ रहा होगा कि कोई और शेप का भी बीम हो सकता है, राइट। तो अगर हो सकता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए इस फॉर्मूले में, राइट। मतलब कोई ऐसा शेप का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। तो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जैसे शेप का फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है दैट इज के नॉट सिग्मा बी इंटू जी, और यहाँ पर के क्या है, शेप फैक्टर, क्या है, शेप फैक्टर, राइट। जी क्या है, शेप फैक्टर। अब पहले हम शेप फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो पेज नंबर 11, राइट, इन IS बोर्ड 883 जो टिम्बर स्ट्रक्चर के लिए डेडिकेटेड है, उसमें पेज नंबर 11 में इस शेप फैक्टर के बारे में बात की गई है, राइट। मुझे भी सारे फॉर्मूलेज नहीं याद है, मैं भी वहीं से देखकर लिखता हूँ। आपके पास अगर कोड है वरना गूगल से डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से देखिए पेज नंबर 11 में IS 883। ओके, सो जो मेरे पास वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन में मैं यहाँ पर सेक्शन बना देता हूँ रेक्टेंगुलर सेक्शन का, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। दिस इज विड्थ एंड दिस इज डेप्थ। अब ये बोला गया है कि इफ डेप्थ इज लेस देन इक्वल टू 300 mm, इफ डेप्थ इज लेस देन इक्वल टू 300 mm, तो ये जो के नॉट की वैल्यू है ये हो जाती है 1। जो आपका शेप फैक्टर है वो 1 पर, देखो यार बिल्कुल सही भी बात है, हमने रेक्टेंगल के लिए तो डिजाइन किया था, यहाँ पर 1 ही तो था, राइट। लेकिन जब ज्यादा होने लगती है वैल्यू, जब डेप्थ बढ़ जाता है तो यहाँ पर हमें शेप फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इफ d इज ग्रेटर देन 300 mm, तो ये जो शेप फैक्टर के नॉट है इसको हम K3 बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, के नॉट को क्या बोलने लगते हैं, K3 बोलने लगते हैं, और इसका फॉर्मूला बन जाता है 0.81
डी स्क्वायर प्लस 89400 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 55,000, राइट। बस यहाँ पर याद क्या करना है कि जो डेप्थ है वो mm में है, डेप्थ किसमें है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 89400 बट डेप्थ किसमें है, mm में गिवन है यहाँ पर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमारे पास दो केसेस हैं, जब डेप्थ लेस देन इक्वल टू 300 mm हो और या फिर डेप्थ ग्रेटर देन 300 mm, राइट। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, शेप फैक्टर निकालना है। अब हम बात कर लेते हैं बॉक्स सेक्शन की या फिर आई सेक्शन की, राइट। ओके, सो इन केस ऑफ आई सेक्शन, राइट, आई सेक्शन जो के नॉट होता है वो बन जाता है K4 और इसका फॉर्मूला हो जाता है K4 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.8 बाई डी स्क्वायर प्लस 89400 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 55,000, राइट। डी स्क्वायर प्लस 89400 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 55,000। अब यहाँ पर y की वैल्यू देखिए। सी मैंने फिर से बताया पेज नंबर 11 में आप जाएंगे, आपको ये सारे फॉर्मूले गिवन है, कुछ भी याद नहीं करना है, मुझे खुद भी याद नहीं है, राइट। मैं भी देख कर ही लिख रहा हूँ, राइट। तो वहाँ से आप ये सारे फॉर्मूले डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू है p1 स्क्वायर इंटू 6 माइनस 8p1 प्लस 3p1 स्क्वायर 1 माइनस p1 प्लस p1 स्क्वायर इंटू 6 माइनस 8p1 प्लस 3p1 स्क्वायर 1 माइनस p1 टू 1 माइनस p1 प्लस q। देखो इसमें घबराओ नहीं, सारी वैल्यूज आपको पता होगी, ये बस देखने में ही आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, वैसे इतना बड़ा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो p1 है दैट इज d1 अपॉन d, जो p1 है दैट इज d1 अपॉन d, वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। एंड जो q1 है दैट इज p1 अपॉन d, दैट इज p1 अपॉन d, राइट। T1 अपॉन T। ओके, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया। थर्ड है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। और सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए ये जो K नॉट की वैल्यू है ये हो जाती है K5, जो K नॉट की वैल्यू है ये हो जाती है K5 एंड दैट इज इक्वल टू 1.8। हमेशा कितना लेते हैं, 1.8 लेते हैं। तो शेप फैक्टर फॉर अ सर्कुलर सेक्शन है कितना हो जाता है, 1.8। एंड द फोर्थ इज फॉर स्क्वायर सेक्शन। स्क्वायर सेक्शन के लिए जो K नॉट है ये K6 हो जाता है एंड वैल्यू हो जाती है 1.41 एंड वैल्यू हो जाती है 1.414। ओके, तो सारे सेक्शंस के लिए हमने बात कर ली कि ये जो शेप फैक्टर है वो हम क्या क्या लेते हैं। फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इफ डी इज लेस देन इक्वल टू 300 mm तो आप 1 ले लीजिए, इफ डी इज ग्रेटर देन 300 mm आप K नॉट को K3 ले लीजिए और उसका फॉर्मूला है 0.81 डी स्क्वायर प्लस 89400 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 55,000। अगर आई सेक्शन है तो K4 हो जाता है K नॉट, फॉर्मूला ये है। यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू में P1 आता है, P1 इज D1 अपॉन D एंड P1 इज D1 अपॉन D। For solid circular section that K naught is equal to K5 that is equal to 1.8 and for square section K naught is equal to K6 that is 1.414। आई गेस आपको समझ में आ गया, राइट। मतलब ये तो बेंडिंग स्ट्रेस है, हमने इसके बारे में बात कर ली है, बाकी दो टर्म्स बचते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो फिर हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा कि बेंडिंग हो रही है, इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा। और अगर बेंडिंग ज्यादा हो रही है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम आ रहा है, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे कि हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके ओके, शेप फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए आपने मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। मतलब लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिम्बर है तो वो मैक्सिमम कितना बेंड कर सकता है, मतलब उसकी कितनी कैपेबिलिटी है बेंड करने की, राइट। मतलब सपोज मैं एक कोई सैल वुड ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इनसाइड रोटेशन में लेंथ से उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेस है जो वो कैरी कर सकता है दैट इज 16.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 1 mm स्क्वायर का सेक्शन है, राइट, और उस पर आप कितना लोड लगा रहे हो तब तक तो वो बेंडिंग कैरी कर लेगा, राइट, तब तक वो बेंडिंग कैरी कर लेगा, इतना बेंडिंग वो झेल सकता है। मतलब ये क्या है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। ओके मतलब कि अगर ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर उठा के पुट कर दोगे तो उस पर्टिकुलर सेक्शन का मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा आपको।
लेकिन जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम टर्म के तो हम पास भी नहीं पहुंचते, या फिर हमें जाना भी नहीं चाहिए, राइट। मतलब जो हमारी लिमिट है, मतलब कि अगर मैं एक्चुअल स्ट्रेस को यहाँ पर सिग्मा ए बी लिख दूँ, एक्चुअल स्ट्रेस इन बेंडिंग, तो दैट शुड ऑलवेज लेस देन सिग्मा बेंडिंग, राइट। ये जो परमिसिबल स्ट्रेस है उससे हमेशा क्या होना चाहिए, कम। तो जब हम डिजाइन करेंगे तो हम यही चेक करेंगे कि जो परमिसिबल स्ट्रेस है, जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है मेरे पर्टिकुलर वुड की या पर्टिकुलर टिम्बर की, कहीं उसके बाहर तो नहीं जा रही है मेरी स्ट्रेस। कहीं मैंने इतना छोटा सेक्शन तो नहीं डिजाइन कर दिया है कि लोड के जैसे ही लोड लग रहा है तो स्ट्रेस इस लिमिट से बाहर जा रही है, राइट। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये दोनों टर्म आप समझ लो। देन आता है सेक्शन मॉडुलस, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, दैट इज आई अपॉन वाई। सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही था, आई अपॉन वाई। अब यहाँ पर आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, राइट। अब जिस भी एक्सेस के अबाउट आपकी बेंडिंग हो रही होगी उसी एक्सेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। बट ये वाई क्या है, राइट। सपोज एक मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, मेरा रेक्टेंगल ही नहीं बनता ठीक, चलो जैसा भी बना है ऐसे ही रहेगा, और इसकी डेप्थ क्या है डी, राइट, और इसका सेंट्रोइडल पॉइंट क्या है d/2 पर, ओके। तो ये जो y वैल्यू है ये बताता है कि आपके सेंट्रोइडल एक्सिस से जो भी एक्सट्रीम फाइबर हो, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, वो डिस्टेंस y है, राइट। मतलब कि यहाँ पर तो दोनों ही d/2 है, ऊपर भी d/2 है, ये भी d/2 है, तो यहाँ पर y की जगह क्या हो जाएगा d/2। बट अगर कोई ऐसा सेक्शन हो, सपोज मैं कोई रैंडम सेक्शन ऐसे मान लेता हूँ जहाँ पर ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये सपोज आपका 12 सेंटीमीटर है एंड ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो जो आपका y का वैल्यू है वो क्या होगा, वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा। मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस से जो एक्सट्रीम फाइबर जा रहा है वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं y, राइट। अब सेम कॉन्सेप्ट में हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल के लिए बात करें तो g की वैल्यू क्या होगी, i क्या होता है dd³/12, i क्या है dd³/12, और y क्या हो जाएगा d/2, तो ये क्या हो जाएगा dd²/6। g की वैल्यू क्या हो जाएगी dd²/6। अब यही वैल्यू अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दूं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है k0 सिग्मा b मल्टीप्लाइड बाय bd²/6। लेट्स से इन एनी केस जब आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको पता चला कि मैक्सिमम बेंडिंग रखने के बाद भी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है वो बेंडिंग मोमेंट को कैरी करने के कैपेबल नहीं है, राइट। तो अब आपके पास क्या बचता है, देखो k0 तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि शेप फैक्टर है, शेप जो होगा उसी के हिसाब से आपको फैक्टर रखना पड़ेगा। आप चेंज क्या कर सकते हो, आप ये दोनों डायमेंशन चेंज कर सकते हो, राइट। मतलब विड्थ और डेप्थ आप चेंज कर सकते हो। इसको बढ़ा दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसको बढ़ा दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट इसकी भी लिमिट है, राइट। जैसे हम कॉलम में पढ़ते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, नॉर्मल लाइफ में हाइट टू वेट रेशियो, उसी तरह एक प्रपोर्शन है जिसके अगर हम बाहर जाते हैं तो ज्योमेट्री की वजह से हम अपने सेक्शन को स्टेबल नहीं कर पाते, राइट। वो ज्योमेट्रिकली देखो स्ट्रक्चर में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रेंथ, दूसरी ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री बनाती है स्टेबिलिटी आपको। अगर आप ट्रायंगल के एपेक्स से ट्रायंगल को खड़ा करने की कोशिश करते, क्या ट्रायंगल कभी खड़ा होता, राइट। क्या ये जितने आपके मम्मीज या पिरामिड्स बने हुए हैं क्या ये बन पाते, नहीं बन पाते, राइट। क्या होता है जब बेस पे खड़ा करते हो तभी स्टेबिलिटी मिलती है ना। तो हमें ज्योमेट्री की वजह से भी स्टेबिलिटी चाहिए एंड स्ट्रेंथ में भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो देखिए इसकी भी लिमिट होती है, आप ऐसा नहीं है कि बढ़ाते चले जाओ। और वैसे भी देखो अगर आपको डिज़ाइन का सेंस है ना तो आप ऐसे ऑकवर्ड तरीके से नहीं बढ़ा पाओगे, है ना, कि डेप्थ 500 mm दे देते हैं, जो टिम्बर स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें हाइट वैसे ही कम होती है, आप 500 mm की बीम दे दोगे क्या, राइट। मतलब थोड़ा वहाँ पर कॉमन सेंस लगता है, बट फिर भी एक लिमिट है कि विड्थ जो है आपकी 50 mm से कम नहीं हो सकती है, राइट। यहाँ पर मैं कैन नॉट बी लेस देन का फॉर्मूला लगा देता हूँ, और L/50 से भी कम नहीं हो सकती है, राइट। मतलब कि L/50 एक वैल्यू है, एक वैल्यू 50, इसमें से जो ज़्यादा है उससे कम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आपकी मैं ये रेक्टेंगुलर बीम की लेंथ ले लेता हूँ 3 मीटर, राइट। जब यहाँ पर 3 मीटर पुट करोगे तो ये आएगा 3000/50, दैट इज 60 mm। तो इट सेज कि जो विड्थ है वो 50 mm से भी कम नहीं हो सकती और 60 mm से भी कम नहीं हो सकती, है ना। तो अगर आप 55 रख दोगे तो 60 से कम है, यानी इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उससे कम तो हो ही नहीं सकती, राइट। तो इट इज ऐसे लिखा जाता है वी कैन नॉट बी लेस देन 50 mm और L/50 विच एवर इज ग्रेटर, राइट। इससे कम नहीं हो सकता है। ये तो हो गया विड्थ का, इससे कम नहीं लेना है। देन डेप्थ में सेज इन द केस ऑफ डेप्थ कैन नॉट बी मोर देन 3 times of width. Depth cannot be more than 3 times of the width. Okay? अगर इसमें करना है मतलब लेटरल
अगर लेटरल स्टिफनिंग मतलब कि हम स्टिफन कर देते हैं, जो कॉर्नर्स है ना उसके बारे में हम बात करेंगे, बट ऐसा होता है कि बीम सपोज यहाँ पर जो है ना स्टिफन कर देते हैं, उस केस में तो ज़्यादा हो सकती है, राइट, उस केस में ज़्यादा हो सकती है। बट अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने स्टिफनर्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, तो आपकी 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 टाइम्स ऑफ द विड्थ से ज़्यादा आपकी डेप्थ नहीं हो सकती है। आपको समझ में आ रहा है आई गेस, राइट। सो यहाँ पर हमने बेंडिंग मोमेंट की बात कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, एक तो बेंडिंग मोमेंट होगा, जैसे बीम में आपने लोड लगाया बेंडिंग मोमेंट होगा। दूसरा और क्या हो सकता है, राइट, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला बेंडिंग होगी बीम में, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा होता है शेयर, शेयर जनरेट होता है। देखो सपोज आपने एक ब्लॉक, पहले तो शेयर समझ लीजिए क्या होता है। एक ब्लॉक ये रखा है, इसी के ऊपर दूसरा ब्लॉक ये रखा है। अब इस ब्लॉक में आपने इधर लोड लगाया, इस ब्लॉक में इधर लोड लगाया, तो ये इस लेयर के अलावा एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे, और इस स्लाइड को जो ये कनेक्शन है वो रोक रहा होगा। ध्यान से समझो, सपोज ये वुडन ब्लॉक है और आपने यहाँ पर फेविकोल लगा के इसे जोड़ दिया, 2 ब्लॉक्स, राइट। अब अपोजिट डायरेक्शन में लोड लग रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो जो बॉन्ड है वो ये कोशिश कर रहा है कि इस स्लाइड को रजिस्ट कर ले। तो वो जो रेजिस्टेंस है उसी को बोलते हैं शेयर, उसी को क्या बोलते हैं, शेयर। ऑब्वियसली जिधर का लोड ज़्यादा होगा उधर स्लाइड करने लगेगा, बट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर। समझ में आ रहा है, राइट। शेयर कब होता है, जब लेयर्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो एक दूसरे के ऊपर। अब ये बीम में कैसे होगा, देखो क्यों नहीं होगा बीम में, प्लीज बताइए मुझे। सपोज ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, हमने ये बेंडिंग में बनाया था डायग्राम, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है। जब ये अगर सपोज इसको मैं बेंड करूँगा तो इस तरह का कुछ शेप आ जाएगा, राइट। यहाँ पर मेरी न्यूट्रल एक्सिस है, ऐसे कुछ शेप आ जाएगी। अब देखो ये वाली शेप क्या है, कंप्रेशन में है, ये वाली शेप किसमें है, कंप्रेशन है, और ये वाली शेप किसमें है, टेंशन में। अब आप ध्यान से देखो, जो लेयर कंप्रेस हो रही है वो कैसी स्ट्रेस लगा रही होंगी, जो लेयर कंप्रेस हो रही है वो सोच रही होंगी कि बाहर की तरफ चली जाओ, राइट। और जो लेयर्स टेंसाइल स्ट्रेच हो रहे हैं वो क्या अंदर की तरफ आने का ट्राई करें, राइट। अब एक लेयर बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी लेयर अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही है, राइट। मतलब एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। क्या ये अपोजिट मूवमेंट नहीं है, क्या ये अपोजिट मूवमेंट नहीं है। और अगर अपोजिट मूवमेंट है तो शेयर जनरेट होगा, अगर अपोजिट मूवमेंट है तो शेयर जनरेट होगा। और ये हुआ किसकी वजह से, बेंडिंग की वजह से ही हुआ है, राइट। मतलब कि हमारा जो डिजाइन है वो तो बेंडिंग पर ही बेस्ड है, बट बेंडिंग की वजह से कुछ और भी हो रहा है, बेंडिंग की वजह से कुछ और भी हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है, ओके। मतलब सपोज अगर आप मेडिकल हेल्थ की बात करो, ओके, सपोज किसी की आंखें खराब है, फिर से ये एग्जांपल थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है, बट आंखें खराब है, उसको दिख नहीं रहा या कोई थोड़ी सी दिक्कत हो गई जिसकी वजह से वो कहीं गिर गया। मेन प्रॉब्लम तो आइज की है, बट जब वो बूढ़ा हो सकता है, कुछ स्क्रैचेस आ गए, राइट, वो भी प्रॉब्लम है। मतलब कि बेंडिंग की वजह से कुछ और भी बीम में हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, शेयर, राइट। हो सकता है कुछ और भी हो रहा है, हम आगे डिस्कस और करेंगे, बट यहाँ तक समझिए क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। और इस शेयर के बारे में हमें जानना जरूरी है, ओके। चलो मैं थोड़ा सा पहले इसको क्लियर करता हूँ। अब बिकॉज ये हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो इसीलिए कभी कभी हम इसे हॉरिजॉन्टल शेयर भी बोल देते हैं। इन सम बुक इफ यू विल सी कि ये कैसे लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल शेयर लिखा हुआ है। इसको डिनोट करते हैं H से, और इसका फॉर्मूला होता है VQ/IV। अब देखिए इसका प्रूफ मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि वो फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, ये डिफरेंट पार्ट है, बट ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर V है वर्टिकल रिएक्शन, राइट। Q है मूवमेंट ऑफ एरिया, और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, I है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड B है विड्थ ऑफ द देखो यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन का इंपैक्ट क्यों आ रहा है, बिल्कुल आएगा। देखो ये जो वर्टिकल रिएक्शन है ना वो पकड़ के रोकने की कोशिश करेगी, राइट। मतलब आपकी लेयर जब कंप्रेस हो रही होगी तो ये रोकने की कोशिश करेंगी, वही तो पीछे की तरफ खींचेगी। मतलब कि जहाँ से कनेक्टेड है, अगर ये लेयर अंदर जा रही है तो ये कनेक्शन ही तो कोशिश करेगा कि ये बाहर आ जाए, राइट। उसी की वजह से तो रेजिस्टेंस आएगा, इसलिए ये डिपेंड करता है किस पर, V पर, ओके। अगेन पेज नंबर 12 में सारे फॉर्मूलेज गिवन हैं जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, राइट। वहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं, मैं रेक्टेंगुलर के लिए आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, बाकी जो सारे फॉर्मूलेज हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके। V वर्टिकल रिएक्शन हो गया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Q की, राइट। तो अगर हम रेक्टेंगुलर सेक्शन मानते हैं फिर से, तो
तो ये है मोमेंट ऑफ एरिया एबव और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। अब ये वाली वैल्यू आपकी क्या है d/2, राइट, ये वाली वैल्यू क्या है d/2। मोमेंट ऑफ एरिया मतलब एरिया का मोमेंट, फोर्स का मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पर फोर्स लाई कर रहा है वहां तक की डिस्टेंस। मूवमेंट क्या, मूवमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप एबव ले लो या बिलो ले लो, देखो ये तो विड्थ तो क्या हो गया b हो गई ना। अगर आप ध्यान से दोगे तो पूरा एरिया कहाँ पर कंसंट्रेटेड मानते हैं, सेंटर पे। अगर आप सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहे हो तो ये भी कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर पे। और न्यूट्रल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/4। देखो सिर्फ ऊपर कर लो या सिर्फ नीचे कर लो, क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ एरिया एबव और बिलो दी न्यूट्रल एक्सिस। मोमेंट ऑफ एरिया किसके अबाउट लेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। सिर्फ ऊपर का या सिर्फ नीचे का, सिर्फ ऊपर का लोगे तो आधा एरिया है और वो भी कहाँ पर लाई करेगा, अपने आधे का, यानी d/4 पे। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, एरिया मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एरिया क्या होगा, सिर्फ ऊपर का हाफ b इंटू डी, क्योंकि टोटल क्या है b इंटू डी हाफ। अब आधा लोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ b इंटू डी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी d/4, तो ये कितना आ गया 1/8 BD स्क्वायर, 1/8 BD स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो हॉरिजॉन्टल शियर कितना आ जाएगा, v इंटू 1/8 BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू BD3/12, BD3/12 मल्टीप्लाइड बाई BD3/12 मल्टीप्लाइड बाई b। अब आप इसको सारे को सॉल्व करो, ये आता है 3/2 v अपॉन b, राइट। ये देखो 12 ऊपर जाएगा, 4 2 जा 12, 4 3 जा 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3/2 हो गया ये। b कैंसिल, d क्यूब d स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ d बचेगा यानी b इंटू d बचेगा 3/2 v अपॉन b। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो हॉरिजॉन्टल शियर की वैल्यू होती है 3/2 v अपॉन b, जहाँ पर v क्या होता है, वर्टिकल रिएक्शन, राइट। अब बाकी सेक्शंस के लिए मैं इसे हटा के मैं सिर्फ वैल्यूज लिख देता हूँ, राइट, और वो आपको समझा दूंगा, वो इस पेज नंबर पे आपकी लिखी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ओके। देखिए फॉर रेक्टेंगुलर बीम विद नॉचेस, मैं सिर्फ इसलिए लिखा है, देखो आप पढ़वा भी सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा नॉच समझाना चाह रहा था। देखो अगर आपकी बीम है तो स्पेशली टिम्बर में हम क्या करते हैं ना, हम नॉचेस बनाते हैं, मतलब कि ये पूरा सॉलिड सेक्शन है, ये पूरा सॉलिड सेक्शन है, और इसको हम यहाँ पर कट कर देते हैं, मतलब कि हम एक स्पेस बना देते हैं ताकि जो दूसरा मेंबर है वो यहाँ पर आकर फिक्स हो जाए, राइट। थोड़ा सा घुमा देते हैं इसे, राइट। जो दूसरा मेंबर है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, और इसी को हम बोलते हैं नॉच, राइट। अब देखो ये नॉच कंप्रेशन मेंबर में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, टेंशन साइड में भी हो सकता है। जब आपने यहाँ पर बेंडिंग दी थी इस तरीके से, सपोज ये बेंडिंग को फिर से बना देते हैं, ये वाली साइड क्या है कंप्रेशन, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये टेंशन, मतलब नॉच यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है टेंशन नॉच, मतलब कि जब आप टेंशन साइड पे, जहाँ पर टेंशन हो रही है वहां पर आप अगर नॉच बनाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंशन साइड पे नॉच, और उसके लिए फॉर्मूला है BD डेप्थ वर्टिकल रिएक्शन विड्थ D1। अब D1 क्या है, अगर इसकी पूरी डेप्थ D है, क्या है, पूरी डेप्थ D है, तो जो नॉच तक डेप्थ है उसे हम बोलेंगे D1। जो नॉच तक डेप्थ है उसे हम क्या बोलेंगे, D1 बोलेंगे। सपोज ये पूरी डेप्थ आपकी 300 mm है और 50 mm का नॉच बना दिया है, तो 50 mm हटा दो, 300 माइनस 50 250, तो D1 क्या हो जाएगा 250। सिमिलरली जब हम कंप्रेशन साइड पे बनाते हैं, आप कंप्रेशन साइड पे जब बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें काम ज्यादा करना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है कि इसकी लेंथ, सपोज ये E क्या है, लेंथ ऑफ द नॉच, मतलब कितने लेंथ पे आपने कट किया हुआ है। तो अगर E ग्रेटर देन डेप्थ है, मतलब जो डेप्थ है उससे ज्यादा बड़ी नॉच आपने कट की है, तो फॉर्मूला होता है 3/2 v अपॉन b d1। अगर कम है तो 3/2 b v अपॉन d d माइनस d2 अपॉन d। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो d2 है ना, ये सिर्फ डेप्थ ऑफ द नॉच है, ये क्या है, डेप्थ ऑफ द नॉच, मतलब d को पूरा क्या बोल सकते हो, d1 प्लस d2 बोल सकते हो, राइट। क्लियर है, ओके। बस एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, उसके बाद ये वाला लेक्चर खत्म करेंगे। हालांकि अभी बीम में जितना काम होना है वो अभी हुआ नहीं है, अभी कुछ और चीज़ें हैं जो बेंडिंग की वजह से बीम में जनरेट होती हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है और इतना टाइम तक आप बैठ नहीं पाते हो। लेकिन हमें यहाँ पर ये शेयर तो खत्म ही करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी वर्टिकल रिएक्शंस की, जिसकी वैल्यू थी पेज नंबर 12 में IAS 883 में आपको गिवन है कि फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और फॉर पॉइंट लोड के लिए कितनी कितनी वैल्यूज है। मैं एक बार पहले लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ये दिया हुआ है कि फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो V का वैल्यू है W अपॉन T 1 माइनस 2D अपॉन L। ओके, यहाँ पर हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा देते हैं। अब ये जो W है ना, ये टोटल लोड है। टोटल लोड मतलब कि सपोज अगर इसमें लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर और ये स्पैन है 2 मीटर,
तो जो टोटल लोड होगा ना W, दैट वुड बी 10 into 2, दैट इज 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर जो W की वैल्यू है ये लोड इंटेंसिटी नहीं है, ये टोटल लोड है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये लोड इंटेंसिटी नहीं है, ये क्या है, टोटल लोड है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं, बाकी तो D डेप्थ है, W आपका टोटल लोड हो गया, L स्पैन, ये जो स्पैन है ये हो गया L। अब अगर हम पॉइंट लोड की बात करते हैं, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आई गेस जो दिख रहा है वो ज़्यादा जरूरी है। सपोज आप पॉइंट लोड लगा देते हैं, राइट, पॉइंट लोड लगा देते हैं। अब इसका जो कंसंट्रेशन है, सपोज 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया आपने, इसी को हम कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो C है ये क्या है, 10 किलो न्यूटन। C क्या है, लोड कंसंट्रेशन, मतलब जो पॉइंट लोड लगाया है उसकी वैल्यू है आपकी, राइट। देन उसके बाद L लेंथ है X। अब ये X बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। X है डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट है आपका और ये आपका लोड लगा है, तो ये वैल्यू X होगी और यहाँ पर दूसरी वैल्यू ये X होगी, राइट। देखो जब मिड स्पैन पे होगा तो दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो आप X की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। बट अब मैं ये आपके दिमाग में क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आके सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। अगर ये वैल्यू अलग अलग है, सपोज ये X1 है और ये X2 है, तो यहाँ पर X क्या लोगे आप, राइट। जो बड़ी वाली वैल्यू है वो लोगे या छोटी वाली वैल्यू है वो लोगे, राइट। इसके बारे में सोचिए, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, कोई कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीम को ध्यान से देखते रहिए, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। X हो गया, D डेप्थ ऑफ द बीम है, L लेंथ ऑफ द बीम है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता ही है। यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारी V की वैल्यू निकाल के, Q की वैल्यू निकाल के हम H की वैल्यू निकालेंगे, राइट। जब H आ जाएगा तो हम उसे कंपेयर करेंगे अपने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो वो टिम्बर पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिम्बर ले सकता है। सपोज एक टिम्बर है जो H की वैल्यू मैक्सिमम ले सकता है या शियर स्ट्रेस की वैल्यू ले सकता है 3 या फिर 3 तो ज़्यादा हो जाएगी आई गेस, सपोज 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपने ये जो सारा सब काम करके कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ रही है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब आपको इतना चाहिए और ले से इतना रहा है, काम खराब हो गया, राइट। आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा और रीडिजाइन करने का तरीका क्या है, सिर्फ डेप्थ बढ़ाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, डेप्थ बढ़ाएंगे, राइट। आई गेस आपको यहाँ तक टिम्बर बीम के बारे में, सॉरी बीम के बारे में मोर और लेस आइडिया हो गया। उसके अलावा जो टिम्बर के जो कंसिडरेशन है बीम के डिजाइन करने के लिए, उनमें से 2 हमने पढ़ ली, 2 और बाकी जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। कोई अगर डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, वरना तब तक पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।